अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ मैरिज है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में निकाह की 3 इकसाम बयान की गई हैं। एक को कहते हैं वैलिड मैरिज, जिसे जायज़ निकाह कहा जाता है, और दूसरी है वॉइड मैरिज, जिसे बातिल निकाह कहा जाता है, और तीसरी है इर्रेगुलर मैरिज, जो ना कि वैलिड मैरिज है ना ही वाइड मैरिज है, उसको फासिद निकाह कहा जाता है। ये तीनों इकसाम को आज हम देखेंगे। और मैरिज या निकाह के हवाले से मुस्लिम पर्सनल लॉ में जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं उनको आज हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज किसे कहा जाता है, या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज क्या है, कि कोई मैरिज वैलिड कब होगी। पहले तो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह से पूछा जा सकता है कि वैलिड मैरिज कब होती है, या कोई मैरिज वैलिड कब होगी, इनवैलिड कब होगी। मुख्तलिफ तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम से कबल भी शादी ब्याह का सिलसिला जारी रहता था, और इससे पहले भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जितने भी पैगम्बर आए उनकी भी जो है रस्म व रिवाज में शादी करना शामिल था। लेकिन जैसे ही इस्लाम आया उसने सारी रस्म व रिवाजों को ख़त्म करके एक निकाह का पूरा एक तरीक़ाकार दिया, ठीक है, एक प्रोसीजर दिया। उस प्रोसीजर के तहत अगर कोई शादी करेगा तो वो वैलिड मैरिज होगी, वो एक जायज़ निकाह होगा। और अगर उस प्रोसीजर से हट के कोई निकाह करेगा या शादी करेगा तो फिर वो वैलिड मैरिज नहीं होगी, वो जायज़ निकाह नहीं होगा। और दूसरी तरफ इस्लाम ने कवारापन को भी तस्लीम नहीं किया कि कवारा रहना भी ठीक नहीं है, मैरिज भी लाजमी करनी है और अकॉर्डिंग टू इस्लाम करनी है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में वही चीज़ें हैं, इस्लामिक प्रोविजंस हैं। वैलिड मैरिज जो है, इसके अगर एसेंशियल ड्रा करें कि कोई मैरिज वैलिड कब होगी या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज क्या है, इसका जी सबसे पहले प्रपोजल होना चाहिए। जाहिर है कोई रिश्ता भेजेगा, बात होगी तभी निकाह होगा, ऐसे डायरेक्टली कैसे निकाह हो सकता है। और दूसरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब आपने प्रपोजल भेजा तो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ऐसा निकाह वैलिड तो नहीं हो सकता अगर ज़बरदस्ती किया जाए तो। ठीक, यहाँ लिख दूँ एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज है ये, वैलिड मैरिज। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे पर्सन्स ऑफ अपोनेंट सेक्स होने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 लड़के आपस में शादी नहीं कर सकते और 2 लड़कियां भी आपस में शादी नहीं कर सकती। अपोजिट सेक्स होना लाजमी है, ठीक है। और चौथे नंबर पे है मेजर पार्टीज, मतलब जो पार्टीज हैं, जो फ्री कैन है, वो बालिग होने चाहिए। मेजर पार्टीज का मतलब ये है, ठीक है। बालिग फ्री कैन के दरमियान जो निकाह है वो वैलिड होगा, नाबालिग के दरमियान वो निकाह इनवैलिड होगा। और फ्री पार्टीज होनी चाहिए, मतलब फ्री कंसेंट उनकी शामिल होनी चाहिए, मर्जी शामिल होनी चाहिए। आज़ाद पार्टीज, आज़ाद फ्री कैन होने चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए वैलिड मैरिज के लिए, ठीक है। उसके बाद निकाह में 2 गवाहों का होना लाजमी है, विटनेसेस की मौजूदगी में ही निकाह होगा। ऐसा निकाह जो है वैलिड कहलाएगा या जायज़ निकाह कहलाएगा। और 7वां और आखिरी ये जी, इसको कंसीडरेशन कह लें, ठीक है, जो कि हक महर कहलाता है, ठीक है। हक महर जिसे हम कहते हैं, एक वैलिड मैरिज के लिए हक महर देना भी लाजमी है, उसे यहाँ कंसीडरेशन कहा गया है। तो ये 7 एसेंशियल्स होंगे तो एक मैरिज जो है वैलिड मैरिज कहलाएगी। अदरवाइज अगर ये 7 एसेंशियल पूरे नहीं होंगे तो वैलिड मैरिज नहीं होगी, वो मैरिज इनवैलिड कहलाएगी। इसकी दूसरी किस्म है इर्रेगुलर मैरिज। इर्रेगुलर मैरिज को उर्दू में फासिद निकाह भी कहा जाता है। ये एक ऐसी मैरिज है जिसको ना वैलिड मैरिज समझा जाता है ना वाइड मैरिज समझा जाता है। जो वाइड मैरिज है या जो बातिल निकाह है उसको तो इस्लाम में तस्लीम ही नहीं किया जाता कि ये निकाह है। तो जो इर्रेगुलर मैरिज है
उसको वाइड निकाह नहीं कहा जाता या बातिल निकाह नहीं कहा जाता, लेकिन इसको वैलिड मैरिज भी नहीं कहा जाता, जायज निकाह भी नहीं कहा जाता। ये सम एक्सीडेंटल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से कोई मैरिज इरेगुलर बन जाती है, और अगर उन सर्कमस्टांसेस को बेहतर कर लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए, तो फिर ये इरेगुलर मैरिज जो है वैलिड मैरिज में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें एक मैरिज इरेगुलर मैरिज हो जाती है? सबसे पहले है इन एब्सेंस ऑफ विटनेसेस। अगर विटनेसेस की गैर मौजूदगी में, गवाहों की अदम मौजूदगी में अगर निकाह हुआ है तो वो निकाह फासिद निकाह होगा, उस मैरिज को इरेगुलर मैरिज कहा जाएगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे है, जैसे कि आप जानते हैं इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाजत है, और अगर वो 5वीं कर लेता है तो फिर वो क्या होगा? वो फासिद निकाह होगा, वो इरेगुलर मैरिज होगी। ठीक है। ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें एक मैरिज इरेगुलर हो जाती है। अगर विटनेसेस मौजूद नहीं है तो मैरिज इरेगुलर मैरिज कहलाएगी। अगर 5वीं शादी कर लेता है एक शख्स, मतलब एट अ टाइम 5वीं शादी, ये नहीं है 1-2 फौत हो चुकी हैं और फिर वो 5वीं शादी, वो नहीं। एट अ टाइम मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। अगर उसने 5वीं शादी एट अ टाइम कर ली है तो फिर वो मैरिज इरेगुलर मैरिज कहलाएगी। और मैरिज थ्रू अनलॉफुल कंजंक्शन, मैरिज थ्रू अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी शख्स अपनी वाइफ के होते हुए उसकी दूसरी बहन से दूसरी शादी नहीं कर सकता। ठीक है। वैसे तो इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन एक वाइफ की बहन से दूसरी शादी नहीं हो सकती। ठीक है। अगर वो वाइफ फौत हो चुकी है या उसको तलाक हो चुकी है तो अलग बात है। अदरवाइज एट अ टाइम 2 बहनों से एक शख्स शादी नहीं रख सकता। अगर कोई रखता है, मैरिज थ्रू अनलॉफुल कंजंक्शन हो जाएगा और ये फिर मैरिज इरेगुलर मैरिज कहलाएगी। ठीक हो गया। और चौथे नंबर पे है मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, अगर एक औरत है, उसका हस्बैंड फौत हो चुका है या उसे तलाक हो चुकी है, ठीक है, तो उस पर इद्दत लाजमी है। इद्दत का जो ड्यूरेशन है वो उसमें गुजारना होता है। इद्दत की ड्यूरिंग वो शादी नहीं कर सकती। अगर उस इद्दत के ड्यूरेशन में इद्दत ड्यूरिंग शादी हो जाती है तो फिर उसे हम कहेंगे ये फासिद निकाह है। इस्लाम में मना किया गया है कि जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती, चाहे उसका हस्बैंड फौत हुआ हो चाहे उसे तलाक हुई हो, तब तक जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। और अगर वो कर लेती है तो फिर वो इरेगुलर मैरिज होगी। ठीक है, वो फासिद निकाह होगा। अब जी मैंने ये भी कहा कि जो इरेगुलर मैरिज है उसकी कन्वर्जन भी हो सकती है, उसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है वैलिड मैरिज में। वो कैसे? और यहाँ सवाल भी आएगा, पूछ सकते हैं कि हाउ एन इरेगुलर मैरिज बिकम वैलिड मैरिज, कैसे? इन एब्सेंस ऑफ विटनेसेस, अगर आप विटनेसेस बाद में ले आए तो ऐसी मैरिज को रेगुलर या वैलिड मैरिज किया जा सकता है। और 5th मैरिज, एट अ टाइम 5 शादियां बंदा नहीं कर सकता, 4 शादियों की इजाजत है। ऐसे में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर कोई शख्स अपनी एक बीवी को तलाक दे देता है और बाकी 4 और रखता है तो फिर वो वैलिड हो जाएगी। ठीक, फिर वो इरेगुलर नहीं रहेगी। अगर ऐसे में उसकी कोई एक बीवी फौत भी हो जाती है तो भी उसकी 4 शादियां हो गई अब, और वो भी वैलिड मैरिज हो जाएगी। और मैरिज थ्रू अनलॉफुल कंजंक्शन है, अगर एक शख्स की बीवी है, उसने अपनी बीवी की दूसरी बहन से शादी की है तो ये इरेगुलर मैरिज तो हो गई। ठीक है, तो वो उन दोनों में से अगर एक को तलाक दे देता है तो मैरिज वैलिड हो जाएगी। अपनी पहली बीवी को अगर वो तलाक दे दे और उसकी बहन से उसने शादी की है तो फिर वो मैरिज वैलिड हो जाएगी। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, जैसे ही इद्दत पीरियड खत्म होगा, इद्दत पीरियड के दौरान मैरिज हुई है वो इरेगुलर मैरिज है। ठीक है,
तो इधर पीरियड गुजरता जा रहा है, 4 माह का इधर पीरियड है, 4 माह का इधर पीरियड जैसे ही पूरा होता है या खत्म होता है तो फिर वो जो मैरिज है इरेगुलर मैरिज वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एक्सीडेंटल सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें एक मैरिज इरेगुलर हो जाती है और वो फिर वैलिड मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकती है, अगर जब तक नहीं होती वो इरेगुलर मैरिज रहती है। तो इसके कुछ इफेक्ट्स भी हैं। इफेक्ट्स मतलब अगर कुछ सवाल हो सकते हैं ना कि मैरिज इरेगुलर है, जब तक मैरिज इरेगुलर है तब तक अगर बच्चे हो जाते हैं तो क्या वो बच्चे जायज होंगे? ठीक है, ये सवाल उठ सकता है। और क्या खावंद की प्रॉपर्टी में इरेगुलर मैरिज के जरिए अगर शादी हुई है, खावंद की प्रॉपर्टी में बीवी का हिस्सा होगा या नहीं होगा, ये सवाल भी आ सकता है। तो इनका जो है इनहेरिटेंस में या इनके जो ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स हैं आपस में, इनका क्या होगा? तो वो इफेक्ट्स में आ जाएगा कि कौन से इफेक्ट्स हैं इरेगुलर मैरिज के बारे में। जब तक कंजमेशन नहीं होती, मैरिज हुई, इरेगुलर मैरिज हुई, मियाँ बीवी के दरमियान कंजमेशन नहीं हुई, मियाँ बीवी के दरमियान हकीकी मुबाशरत नहीं हुई, तब तक कोई इफेक्ट्स अराइज नहीं होंगे। और अगर उनके दरमियान कंजमेशन हो गई है, उनके दरमियान मुबाशरत हो गई है, तब जो है इफेक्ट अराइज होना शुरू हो जाते हैं। क्या जी? वाइफ्स राइट ऑफ डावर, बीवी का जो हक महर है उसे देना पड़ेगा। ठीक है, इरेगुलर मैरिज हुई है, कंजमेशन नहीं हुई, तब तक जो उसका राइट ऑफ डावर है, जो हक महर है, वो उसका भी अराइज नहीं हुआ। और आप इरेगुलर मैरिज के जरिए ही अगर कंजमेशन हो गई है तो उसको हक महर देना पड़ेगा। ये उसका जो इफेक्ट है ये अराइज हो चुका। ठीक है, और स्पाउसेस राइट ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में क्या है? जो मियाँ बीवी हैं उनका जो विरासत का हक है वो क्या होगा? विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। अगर मैरिज इरेगुलर है, ऐसे में अगर हस्बैंड फोत हो जाता है तो फिर इरेगुलर मैरिज के दौरान ही हस्बैंड फोत हो जाता है तो फिर उनका जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वो कहीं नहीं होगा। ठीक है, विरासत में उस बीवी का कोई हिस्सा नहीं होगा। और लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन क्या होगा? सारे सवाल ही आज क्लियर करते जाए ना मैरिज के हवाले से। बाकी जो कुछ रह भी जाएंगे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब मिल जाएगा। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ये है कि जो फासिद निकाह है या इरेगुलर मैरिज है उसके जरिए अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो जायज़ होंगे। ठीक है, ऐसे बच्चे जायज़ बच्चे होंगे और जाहिर है अगर वो बच्चे जायज़ होंगे तो उनका जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वो भी होगा। चिल्ड्रन राइट ऑफ इनहेरिटेंस वाइफ का बेशक नहीं है, बच्चे जायज़ हैं तो उनके बाप या माँ की विरासत में उनका हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट राइज हो सकते हैं। ये इफेक्ट कब के हैं? इफेक्ट्स आफ्टर कंजर्वेशन, मतलब अगर कंजर्वेशन नहीं हुई तब तक, जाहिर है कंजर्वेशन नहीं हुई तो चिल्ड्रन नहीं होंगे, चिल्ड्रन की इनहेरिटेंस कहां से आएगी? तो चिल्ड्रन की लेजिटिमेसी या इलेजिटिमेसी कहां से आएगी? ये चीजें तो साइड पे रह गई। बाकी ये दो चीजें हैं कि आफ्टर कंजर्वेशन स्पाउस का जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वो नहीं होता, बल्कि वाइफ्स राइट ऑफ डॉवर है, हक महर का जो इफेक्ट है वो अराइज हो जाता है आफ्टर कंजर्वेशन। वो भी आफ्टर कंजर्वेशन से पहले जो है कोई इफेक्ट अराइज नहीं होता। ठीक हो गया। और कन्वर्जन ऑफ इरेगुलर मैरिज इनटू वैलिड मैरिज, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एक इरेगुलर मैरिज को वैलिड मैरिज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। 5वीं शादी हो चुकी है तो 5वीं शादी जायज़ नहीं है। एट अ टाइम 5 शादियां करना या 5 बीवियां रखना एक मर्द के लिए जायज़ नहीं है, वो इरेगुलर मैरिज होगी। और ऐसे में अगर एक बीवी फोत हो जाती है तो फिर 4 शादियां हो गई, 4 बीवियां हो गई, तो वो मैरिज जो है इरेगुलर से वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ऐसे में किसी एक बीवी को वो तलाक भी दे देता है तो फिर ऐसे में वो जो इरेगुलर मैरिज है वो वैलिड मैरिज हो जाएगी। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं इरेगुलर मैरिज के लिए,
ठीक है, किसी की बहन से, अपनी बीवी की बहन से शादी कर ली है तो अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे तो वो जो इरेगुलर मैरिज है वो वैलिड मैरिज हो जाएगी, वो पहले मैं बयान कर चुका हूँ। तो इस तरह कन्वर्जन ऑफ इरेगुलर मैरिज इनटू वैलिड मैरिज होती है। वॉइड मैरिज, वॉइड मैरिज को जो इस्लाम में या मुस्लिम पर्सनल लॉ में मैरिज ही नहीं समझा जाता, सिरे से इसे निकाह ही नहीं समझा जाता। इस निकाह के जरिए ना कोई राइट्स अराइज होते हैं, ना कोई ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं, ना कोई इफेक्ट्स अराइज होते हैं। इसको सिरे से निकाह समझा ही नहीं जाता। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एक मैरिज जो है वॉइड मैरिज होगी? तो जैसे कि आप जानते हैं कि मर्द को इस्लाम में 4 शादियों की एट अ टाइम इजाजत है, इसी तरह जो औरत है उसको एट अ टाइम सिर्फ एक शादी की इजाजत है। वो एट अ टाइम अगर दूसरी शादी करेगी तो फिर वो निकाह जो है वो बातिल निकाह हो जाएगा, उसे हम वॉइड मैरिज कहेंगे। तो प्लूरैलिटी ऑफ हस्बैंड, अगर किसी औरत को तलाक नहीं हुई, उसका हस्बैंड जिंदा है, वो मरा भी नहीं है, और ऐसे में वो जो किसी दूसरे मर्द से निकाह कर लेती है तो वो निकाह नहीं होगा। ऐसे निकाह को बातिल निकाह कहा जाता है, उसको निकाह समझा ही नहीं जाता। ठीक है। और दूसरे नंबर पे है कॉन्सेंगुइनिटी। ये क्या है जी? इसे कहते हैं जी खून के जरिए कुर्बतदारी या खून के जरिए रिश्तेदारी। खूनी रिश्तेदारी कहते हैं, खूनी रिश्तेदारी। खूनी रिश्तेदारी जैसे कि माँ है, जैसा कि बहन है, जैसा कि खाला है, जैसा कि फूफी है, ऐसे रिश्तों से शादी नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो वॉइड मैरिज होगी। ठीक है, यहाँ हम वॉइड मैरिज डिस्कस कर रहे हैं। मैं ऊपर थोड़ी सी हेडिंग दे लूं, वॉइड मैरिज। ठीक है, तो खून के जरिए जो कुराबतदारी है, खून के जरिए ऐसी रिश्तेदारी हैं, उनसे निकाह नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि अपनी फूफे से कोई निकाह नहीं कर सकता, अपनी खाला से कोई निकाह नहीं कर सकता, तो बहन और माँ को छोड़ ही दें। तो अगर कोई ऐसा करता है, ऐसे खूनी रिश्तेदारों में अगर निकाह हो जाता है तो फिर वो निकाह बातिल निकाह तस्वर किया जाएगा। उसको निकाह इस्लाम में समझा ही नहीं जाता, ये सरासर बातिल और झूठा निकाह होगा। और तीसरे नंबर पे है जी अफिनिटी। अफिनिटी है कि आपकी जो रिश्तेदारी है वो किसी निकाह के जरिए बन जाए, निकाह के जरिए कराबतदारी हो जाए। निकाह के जरिए कैसी कराबतदारी? फॉर एग्जाम्पल, किसी का निकाह हुआ है और जिस लड़की से निकाह हुआ है उसकी माँ क्या कहलाएगी? सास। तो सास से शादी करना क्या जायज़ है? नॉट एट ऑल। सास से शादी नहीं हो सकती। तो फिर अगर कोई ऐसा करता है कि वो अपनी बीवी की माँ से ही शादी कर ले तो फिर ऐसे को वॉइड मैरिज कहा जाएगा या फिर बातिल निकाह तस्वर किया जाएगा। ठीक है। और इसी तरह जो वाइफ है, मतलब किसी की अंकल की वाइफ है, ठीक, उससे अब जो रिश्तेदारी बनी है वो निकाह के जरिए बनी है, वो आपकी खूनी रिश्तेदारी नहीं है। ऐसे में आप अगर उनसे निकाह करते हैं तो फिर वो भी वॉइड मैरिज होगी, बातिल निकाह कहलाएगा। इस्लाम ऐसे निकाह को नहीं मानता। और चौथे नंबर पे है जी रज़ाई वालदा, फोस्ट्रेज। ठीक, फोस्ट्रेज जिसे हम कहते हैं, अगर किसी, जाहिर है जो आप जानते हैं जो औरत दूध पिलाती है बच्चे को, वो उसकी माँ ना हो तो वो उसकी रज़ाई वालदा कहलाती है। ठीक है। और रज़ाई वालदा की जो बेटी है उससे निकाह जायज़ नहीं है। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो बातिल निकाह होगा। ठीक है। और बहन की अगर कोई रज़ाई वालदा है तो उससे भी निकाह जो है वो जायज़ नहीं है। अगर कोई करेगा तो वो बातिल निकाह होगा। मतलब कि दूध पिलाने वाली जो है माँ, वो फॉस्ट्रेज के जरिए अगर रिश्तेदारी हो गई है, ठीक है, उनसे, ऐसे रिश्तेदारों से निकाह नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे में अगर कोई निकाह करता है तो उसे कहते हैं ये जी वॉइड है, ये बातिल निकाह है।
और इसके इफेक्ट्स देखें, वाइड मैरिज के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं? कोई इफेक्ट्स नहीं है। एक निकाह को इस्लाम ने निकाह तस्वर ही नहीं किया, तस्लीम ही नहीं किया, ये निकाह है, बातिल निकाह कहा गया है, तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में। हाँ, जस्ट इतना है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी इवन जायज औलाद तस्वर नहीं किया जाता, जायज औलाद तस्लीम नहीं किया जाता। क्या ऑब्लिगेशंस, क्या राइट्स होने हैं स्पाउसेस के, उनके बच्चों को भी जायज नहीं तस्वर किया जाता। बाकी सारी चीजें वही हैं इर्रेगुलर मैरिज वाली। यहाँ वहाँ ये था कि इर्रेगुलर मैरिज में जो बच्चे थे उनको जायज औलाद तस्वर किया जाता था, जायज औलाद तस्लीम किया जाता था। अगर वाइड मैरिज है उसमें औलाद जायज नहीं होगी, ठीक है। तो इलेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, इलेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन अगर एक तो है नाजायज, ठीक है, दूसरा अगर वो नाजायज हैं तो फिर उनका विरासत में भी कोई हिस्सा नहीं है, न माँ की विरासत में न बाप की विरासत में। स्पाउसेस के जो अपने राइट ऑफ इनहेरिटेंस है वो भी नहीं होंगे, स्पाउसेस के आपस में राइट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो भी नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इसमें ज़हन में बात याद रखने की ये है, ज़ाहिर है कि निकाह को इस्लाम ने निकाह तस्लीम ही नहीं किया, उसे बातिल निकाह कहा है, तो कोई इफेक्ट्स, कोई राइट्स, कोई ऑब्लिगेशंस कुछ नहीं होगा। हाँ, जो औलाद भी होगी वो भी नाजायज होगी और औलाद का इनहेरिटेंस में भी कोई हिस्सा नहीं होगा, विरासत में भी कोई हिस्सा नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मैरिज के बारे में। मैरिज के जो एग्ज़ाम मुस्लिम पर्सनल लॉ में बयान की गई है उनको आज हमने डिस्कस किया, और मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो अराइज हो सकते हैं उनको डिस्कस किया। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ से बता दूंगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर से अवेयर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।